गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई चल रही होगी, मुझे उम्मीद है मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। तो आइए, कल हम लोगों ने रैखिक आवेश वितरण सीखा था। आज हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और जिसका नाम है पृष्ठ आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम पृष्ठ आवेश वितरण से संबंधित बात करेंगे। हमने माना कि एक पतली चादर है और उसके कारण किसी बिंदु पर P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। जहां पर सतत आवेश, इस पृष्ठ पर आवेश का जो वितरण है वो सतत आवेश वितरण है और इसके कारण हम इस बिंदु P पर लगने वाले बल की गणना करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमने क्या बताया था। जैसे कल हमने किया था रैखिक आवेश वितरण के बारे में कि एक छोटा सा भाग लिया था, वैसे यहां पर भी हमने एक छोटा सा भाग ले लिया और इस छोटे से भाग ने माना कि ये छोटे छोटे भाग, जैसे कल हमने लंबाई को, उस तार की लंबाई को छोटे छोटे भागों में विभाजित माना था और प्रत्येक की लंबाई क्या मानी थी, dl मानी थी। उसी तरह से हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है वो छोटे छोटे भागों से, ये जो सरफेस है छोटे छोटे भागों से बना हुआ है और इसमें से एक सरफेस है जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds। अब क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो रैखिक आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, लेम्डा से, और पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे दिखाएंगे, सिग्मा से। आधा नाम, ये देखिए, ये आधा नाम, ये छोटा सिग्मा, क्या बोलेंगे इसे, सिग्मा। ये पृष्ठ आवेश। और कल आपको क्या बताया गया, ये पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, चार्ज अपॉन एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से पृष्ठ आवेश घनत्व, यहां पर क्या कर दिया हमने, सिग्मा हो गया। आवेश हमने माना कि इस पर जो आवेश है वो क्या है, dq है, और क्षेत्रफल, इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ds है। तो इस छोटे से भाग पर, इस क्षेत्रफल अवयव पर जो आवेश की मात्रा होगी वो dq बराबर किसकी होगी, सिग्मा ds की होगी कि नहीं होगी, सिग्मा ds की होगी कि नहीं होगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात समझ आ नहीं आ गया। अब यहां से फिर वही बात, यानी यहां पर आवेश की जो मात्रा हो कितनी है, dq है, और इसके कारण इस बिंदु पर P पर बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा, बल कार्य करेगा। फिर वही बात, अगर हम माने कि यहां पर क्या है, बिंदु O है, अगर इससे इस अवयव का, इससे सदिश, अगर हम इस बिंदु को A मान रहे हैं, इसकी सदिश कितना है, वेक्टर r1 है। यहां पर बिंदु P का जो इससे सदिश है वो क्या है, वेक्टर r2 है। क्लियर। और AP को हमने क्या लिख दिया, वेक्टर r।
तो वेक्टर r बराबर r2 माइनस r1, ये सब बताया जा चुका। तो इस छोटे से भाग के कारण, इस छोटे से भाग के कारण जो आवेश की मात्रा वो dq है, और d इस बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश है वो कितना है, q0 है। अतः लगने वाला बल dF बराबर क्या होगा, E वेक्टर F इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। कितना हो गया, dq की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, q1 की जगह पर कितना लिखेंगे, सिग्मा ds, q2 की जगह पर कितना लिखेंगे, q0 अपान दूरी कितनी, यहाँ a और p के बीच की दूरी कितनी है, r स्क्वायर लिख देंगे। और ये क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा में एक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर r कैप। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। एकदम सेम प्रोसेस है, केवल आपको दिमाग में क्या रखना है कि जैसे वहां पर क्या था, लेमडा था, लेमडा की यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा हो गया है, और वहां पर डीएल था, लंबाई थी, यहाँ पर सरफेस हो गया, तो डीएल। ये बात समझ नहीं आ गई। तो इस छोटे से पृष्ठायोग के कारण q0 पर जो लगने वाला बल है वो कितना हो गया, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा ds टू q0 अपान r स्क्वायर इंटू r कैप। तो पूरे के कारण क्या करेंगे, पूरे के कारण बिंदु P पर लगने वाले बल की गणना करनी है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, जैसे कल किया गया था। यानी हमने माना कि ये छोटे छोटे खंडों से बना हुआ है, और सारे खंडों के कारण इस बिंदु P पर हम क्या लगा रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, बल ज्ञात कर रहे हैं। उन सारे बलों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो पूरी पृष्ठ के कारण लगने वाला बल क्या होगा, क्या होगा, वेक्टर F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर एस भी लिखा जा सकता है। जहाँ कल जो हमने बताया था वहां पर आप लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं, यानी लीनियर इंटीग्रेशन, यानी केवल लंबाई के अंतरिक्ष समाकलन हो रहा है। यहाँ पर कौन समाकलन है, यहाँ पर ये एस ये बता रहा है कि क्षेत्रफल के रूप में समाकलन हो रहा है। कैसा इंटीग्रेशन किया जा रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन किया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसा इंटीग्रेशन किया जा रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो रहा है। कल जब रैखिक आवेश घनत्व हम आप बता रहे थे तो उसमें किसमें परिवर्तन हो रहा था, केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो रहा, तो क्या हो गया यहाँ पर एस। अब ये लिख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, q0 ds अपान r स्क्वायर इंटू r कैप। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, सबके सुना है कि नहीं आगे, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप चाहें तो इस r कैप को क्या लिख सकते हैं, इस r कैप को वेक्टर r अपान r लिख सकते हैं, कल बताया जा चुका है, इसलिए आज नहीं बताया जाएगा, यही फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर इस सरफेस के कारण, इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वेक्टर E बराबर आप क्या लिखेंगे, वेक्टर E बराबर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, वेक्टर E बराबर वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपान q0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो q0 की यहाँ पर क्या लिखेंगे, q0 की वेक्टर F अपान q0 जब वैल्यू रखेंगे तो q0 से q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, q0 से q0 लिखेंगे, वेक्टर F की जब वैल्यू रखेंगे तो इसमें q0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो q0 से q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेक्टर E बराबर किससे मिलेगा, सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये बता रहा है कि जो समाकलन हो रहा है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश हो रहा है, क्षेत्रफल समाकलन है, क्षेत्रीय समाकलन है। तो यहां से क्या हो जाएगा,
सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर। फिर Q0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ds अपान r स्क्वायर इंटू वेक्टर यूनिट वेक्टर r कैप। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ आगे नहीं आ गया? आगे बढ़े हम लोग, तो मैं आ गया होगा, कोई शंका नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम ऐसे है। केवल कॉन्सेप्ट में क्या, देखिए जहां लेमडा था वहां पर सिग्मा हो गया है, और जहां पर ds dl है वहां पर क्या हो गया है, ds हो गया। वहां पर dl था, यहाँ पर क्या हो गया ds। वहां पर रेखीय आयोग dl लिया था, यहाँ पर क्षेत्रीय आयोग क्या ले लिया है, ds ले लिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब लास्ट जो तीन प्रकार के वितरण बताए गए थे आपको, उसमें तीसरा जो वितरण है उसको देखना है आपको। और वो है आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बातें मैंने कल आपको सिखाई थी उसे रिलेट कर दिया, सारी चीजों को, सारी चीजें उसी से रिलेट हो रही। तो हमने माना कि एक कोई ठोस वस्तु है, और इस ठोस वस्तु के कारण यहां बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो हमने क्या किया, याद कीजिए, जब रैखिक आवेश घनत्व लिया था तो रैखिक आवेश लिया। जब पृष्ठ आवेश की बात थी तो क्षेत्रफल अवयव लिया। जब आयतन की बात होगा तो कैसा अवयव लेंगे, आयतनिक अवयव लेंगे। तो हमने एक छोटा सा घन बनाया और हमने माना इस घन का जो आयतन है वो क्या है, dV है। क्या है, dV। सतत आवेश वितरण है, अर्थात इस वस्तु पर आवेश का जो वितरण है वो एक समान है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मुझे लगता है। यहां पर ये बिंदु अगर A है, ये बिंदु क्या है, A है, यहां से A से P ये हो गया, ये बिंदु A हो गया। एक बिंदु निश्चित बिंदु O है, इससे इसकी जो दूरी है, जो स्थित सदिश है O से A का, जो स्थित सदिश है OA का, OA बराबर कितना है, R1 है। OP बराबर किसके है, वेक्टर R2 है, और AP बराबर किसके, वेक्टर R2। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सारी बातें सेम ऐसे ही हैं। आयतन आवेश घनत्व बराबर आपको क्या बताया गया, आयतन आवेश घनत्व बराबर, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या बताया गया, बताइए। जब रैखिक आवेश घनत्व था तो लंबाई से भाग दिया गया, जब पृष्ठ आवेश घनत्व था तो क्षेत्रफल से भाग किया गया आवेश को, और जब आयतन आवेश घनत्व है तो आवेश को किससे भाग दिया जाएगा, आवेश को किससे भाग दिया जाएगा, आयतन से भाग दिया जाएगा। क्लियर हो नहीं हो गया? आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं, रो, ये P नहीं है, ये क्या है, रो। ऐसे करके ऐसे घुमा दूंगा, ये क्या है, रो, ठीक है ना, रो है। क्लियर? और ये बराबर किसको हो गया, आवेश कितना हो गया, हमने माना कि ये जो आयतनिक अवयव लिया हमने, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, उसका उस पर जो आवेश है वो की मात्रा हो क्या है, dq है। और आयतन जो आयतनिक अवयव लिया उसका आयतन जो है कितना है, dv है। एकदम सेम देख रहे हैं एकदम। एक अगर आपको तैयार है तो सारी बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई। ये बट्टे में तरह क्या हो गया, बुढ़ेंगे यहां से dq इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, रो dv के हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां से जब dq बराबर रो dv हो जाएगा
तो इस छोटे से अवयव के कारण इस बिंदु P पर लगने वाला बल डी वेक्टर एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/4πε0 Q1 आवेश, यहाँ का आवेश क्या है dq, dq किसके बराबर है रो dv के। Q2 कितना हो गया Q0 बटे दूरी कितनी हो गई r²। और चूंकि सदिश राशि में व्यक्त करना है इसलिए यूनिट वेक्टर r कैप से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये छोटे से आयतन अंश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न बल P वेक्टर F है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम पूरे आयतन के कारण इस बिंदु पर बल निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसको समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, लंबाई था तो यह लिखा था लीनियर इंटीग्रेशन अर्थात केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। जब सरफेस की बात किया था तो क्या लिखा था S लिखा था अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होगा, इसलिए दोनों के साथ एक समाकलन होगा। यहाँ पर वॉल्यूम में अर्थात वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है यानी लंबाई बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है। भाई ये छोटा सा भाग है और अगर हम इस पूरे आयतन के कारण निकालना चाह रहे हैं तो पूरे आयतन के कारण इस पर बल निकालने के लिए पूरे आयतन का आवेश निकालना पड़ेगा। और पूरे आयतन का आवेश निकालने के लिए सबसे पहले पूरा आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे छोटा सा भाग है तो बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा लंबाई भी चौड़ाई भी बढ़ रही है और ऊंचाई भी बढ़ रही है। क्लियर हो नहीं हो गया। ये सुना है तीनों में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है और ऊंचाई में। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये सुना है मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। बात समझ नहीं आई। जैसे लंबाई में से हमने कहा अभी थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो गया मैं दूर करता हूँ। मान लीजिए लंबाई की बात की हमने एक छोटे से भाग डीएल के लिए निकाला। अब हम इतने से भाग के लिए निकाले, हम पूरे के लिए निकालना चाहते हैं तो फिर डीएल ही तो जोड़ेंगे, फिर डीएल जोड़ रहे हैं, फिर डीएल जोड़ रहे हैं और इन सबके कारण आवेश की बारे में बात कर रहे हैं तो केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है ना। इसी तरह से जब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या हुआ लंबाई, ये लंबाई है चौड़ाई। अब हम पूछ तो और मान लीजिए इतने के कारण निकाले तो फिर लंबाई इतनी बढ़ी और चौड़ाई इतनी बढ़ गई, फिर लंबाई बढ़ी और फिर चौड़ाई बढ़ी तो फिर इतने के कारण निकाल गए। तो क्या हो रहा है पूरे क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या हो रहा है लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था तार में क्या हो रहा था केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होगा, आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। बात समझ नहीं आ गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग। तो लीनियर इंटीग्रेशन समझ में आया यानी केवल लंबाई में वृद्धि, सरफेस इंटीग्रेशन समझ में आया यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि, वॉल्यूम इंटीग्रेशन समझ में आया इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मुझे। अब हम लोग बात कि अब हम लोग यहाँ पर पहुंचे कि हमने क्या लिखा छोटे से भाग के कारण जो बल लग रहा है वो कितना है 1/4πε0 Q1 रो डीवी हो गया। इसका जो आवेश है वो कितना है रो डीवी है। Q2 कितना आवेश है Q0, बीच की दूरी कितनी है r² और यूनिट वेक्टर r²। वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने छोटा सा भाग लिया है, पूरा आयतन निकालना है। पूरा आयतन निकालने में क्या होगा इसकी लंबाई भी बढ़ेगी चौड़ाई भी बढ़ेगी और ऊंचाई भी बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर लिख सकते हैं रो कांस्टेंट हो गया अपान 4πε0 Q0 dV अपान r² इंटू r²। ये लगने वाला बल है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फास्ट मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। वहां पर देखिए अगर आप तीनों को रिलेट करें तो यहाँ पर ई बराबर किसके हो ई बराबर अगर Q0 काट दें वेक्टर ई किसके होता है वेक्टर एफ अपान Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और
आपको विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया। तो अगर आपको एक याद है तो तीनों चीजें पता होगी। मुझे लगता है एक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आवेश वितरण समझ में आ गया, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात क्लियर हो नहीं हो गई, सबको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग समझते हैं इस चीज को, जानते हैं कि हमने ये सीखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, रेखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। उसमें लेमडा और डीएल लिया था लंबाई में, क्षेत्रफल में सिग्मा और डीएस, और आयतनिक में रो और डी, और सारे कॉन्सेप्ट वही। क्लियर है नहीं क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यानी एक तैयार है, तीनों तैयार। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एक नई चीज पढ़ते हैं जो है उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। चलिए बात करते हैं यहां से। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा या इन्हीं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसी को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्यों कहते हैं और इसी को विद्युत बल रेखाएं भी क्यों कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं वो निष्कोण वक्र है, वो निष्कोण वक्र है जो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश के पथ को प्रदर्शित करती है। ये बात को फिर से सुनिए, विद्युत बल रेखाएं वो निष्कोण वक्र है, निष्कोण वक्र है जो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात में नहीं है? क्लियर हो गया? बात में आ गया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धनावेश, एकांक धनावेश के पथ को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कर अब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर धनावेश है, अगर कोई धनावेश है तो इससे निकलने वाली जो रेखाएं होंगी वो इससे दूर की होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी धनावेश, अगर कहीं पर धनावेश स्थित है तो उससे उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो होंगी वो इस तरह से
निरूपित होंगी, अर्थात उस धन आवेश से दूर की ओर जाती हुई दिखाई देगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि इसी के जगह पर कोई ऋण आवेश स्थित हो तो क्या हो? अगर इसी के स्थान पर कोई ऋण आवेश हो तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? सोचिए, अगर इसी के स्थान पर कोई ऋण आवेश होगा तो क्या होगा? एक बिंदु ऋण आवेश है मान लीजिए, तो कैसा होगा? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? इसकी ओर आती हुई। अगर यहां पर ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? वो उनकी दिशा इधर होगी, इस तरह से प्राप्त। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा से इस तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुना कि नहीं आगे? ये धन आवेश के कारण हो गया, पहचान लीजिए। देखिए धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? धन से दूर की। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? उसी की ओर। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में हो तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर की ओर होती है। याद आ रहा है? बस वही रिलेट कर दीजिए। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की है, वो ऋण आवेश की ओर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो? बात में आएगी नहीं आएगी? बात में आएगी नहीं आएगी? मुझे लगता है क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है और वैद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये बताया जा चुका है कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा उसी दिशा में, जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसी दिशा में विद्युत बल की भी दिशा होगी। इसलिए इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है और विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं, अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश तो क्या होगा? वैद्युत बल क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो धन से निकलेंगी और ऋण पर क्या होंगी? जाकर समाप्त होगी। धन से निकलेंगी और ऋण पर क्या होंगी? जाकर समाप्त होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरह ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? यहां पर इस तरह की बल रेखाएं आपको प्राप्त। इस तरह की बल रेखाएं आपको प्राप्त। तो अगर एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी धन से निकलेंगी और किधर की ओर जाएंगी? ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई धनावेश यहाँ पर रखा जाता है तो वो धनावेश या तो इस पद को प्राप्त करेगा या तो इस पद को प्राप्त करेगा। तो क्या देखा आपने कि धनावेश क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती। अगर दो धनावेश है तो क्या होगा? तो धनावेश क्या होगा? देखिए ये इससे ये भी प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो तीर लगा हुआ है ये प्रदर्शित कर रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है कि धनावेश और ऋणावेश के बीच क्या लग रहा है? आकर्षण।
आकर्षण बल लग रहा है क्योंकि धनावेश से बल रेखाएं जाती हैं और कहां पर जाकर समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। यहां पर जो आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलेंगी वो इस तरह से मिलेंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे से क्या हो रही, दूर भागना चाह रही कि नहीं चाह रही। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि धनावेश और धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी तरह से अगर दो ऋणावेश होंगे तो भी क्या होगा, इसी तरह प्रकार का चित्र प्राप्त होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बात समझ आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। ये सब कैसी रेखा है, विद्युत बल रेखा है या विद्युत क्षेत्र रेखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात जानना आप, और वो जानने वाली बात क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो देखिए, पहले इसको बता लेते हैं, इसको बता लेते समझ नहीं आता। जैसे अभी हमने बताया कि ये क्या है, मान लीजिए वक्र है। इस वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर, अर्थात ये मान लीजिए ये क्या है, ये बल रेखा, ये विद्युत बल रेखा या है, ये धनावेश है और ये मान लीजिए ऋणावेश। ये धनावेश और ये ऋणावेश है और ये वैद्युत बल रेखा। इस पर अगर इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ। अगर यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तरह। अर्थात वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, हमने आपको बताया कि जो दो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। अब आप इस तरह से नहीं काट सकते। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है, एक इधर और एक इधर। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। कोई पूछता है क्यों, तो आप बताओगे कि वो एक दूसरे को इसलिए प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं क्योंकि यदि प्रतिच्छेदित कर देंगी तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, तो संभव नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े हम लोग। अब आपको ये जानना है कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हो, इस तरह, जैसे कि समान दूरी पर, अगर ऐसे कहीं पर इस तरह का चित्र बना हुआ है, यानी इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किया गया हो, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर समांतर हो, तो हम कहेंगे कि वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। ऐसा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र वहां पर होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको यह भी पता चलता है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कितनी है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान प्रबल होगा।
और यदि बरलेखाएं समान दूरी पर समांतर है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि हमने आपको एक सूत्र बताया था और वो सूत्र बताया था कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। तो यहां से हमने बताया था कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ने पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कम होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। एक बार फिर से तो थ्योरेटिकली जानेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको देखिए। देखिए ये प्लस आवेश मान, और अभी में हमने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके कारण चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में। मान लीजिए आवेश है यहाँ पर, इधर 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 चारों तरफ सराउंडिंग विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं यदि आपसे पूछूं कि यहां पर एक छोटा सा एक भाग ले लिया तो क्या बल रेखाएं गुजर रही है, यहां से 2 बल रेखाएं, लेकिन अब यही बल रेखाएं आगे गई और यहां पर मैंने इतना बड़ा एक सरफेस खींचा, एक पृष्ठ खींचा, यहां से क्या बल रेखाएं गुजर रही, यहां से भी 2 बल रेखाएं। तो जितनी बल रेखाएं यहां गुजर रही उतनी ही बल रेखाएं यहां गुजर रही। तो क्या जितना विद्युत क्षेत्र यहां पर होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र यहां पर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर कम क्षेत्रफल में से 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है और यहां पर अधिक क्षेत्रफल में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, और पास रहने पर विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के पास, धनावेश के पास अगर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो वो विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा और दूर ज्यादा। मुझे लगता है एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है। इसे वैद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं ये भी आपको बता दिया है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों कहते हैं ये भी बता दिया है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि कहां पर, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक है और किस बिंदु पर स्थान पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम है। और इससे यह भी हम लोगों ने सीखा, विद्युत क्षेत्र की जो है रेखाओं की कॉन्सेप्ट से हमने ये भी जाना कि अगर पास है तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी, और दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होगी। बस आज की कहानी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपका धन्यवाद।